नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। गजब दौर चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि बुलडोजर ठीक नहीं है, बुलडोजर गलत है। आप किसी के घर पे भी बुलडोजर चला देते हैं, अपराधी हो या ना हो, और मुसलमान अगर है तो फिर उत्तर प्रदेश की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, बुलडोजर चलाने में 1 मिनट भी देर नहीं करते। मुसलमान है, घर तोड़ दो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है कि ये गलत है और इस तरह आप किसी का घर नहीं तोड़ सकते। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या योगी आदित्यनाथ और बीजेपी की सरकारें मानेंगी? 15 दिन का नोटिस देके क्या फिर घर तोड़ दिए जाएंगे? और क्या देश में अब ऐसी ही सरकारें चलाएंगे लोग कि टांग पे गोली मार दो, बुलडोजर चला दो? ये बड़ा सवाल है। आज अभय द्विवेदी जी से जो बातचीत की, मैंने उसमें ये बिंदु उठाया कि क्या लोकतंत्र यही बचा है कि जो संवैधानिक संस्थाएं वो सब जेब में डाल लो? हमारे विश्व गुरु मोदी जी की एक जेब में डेमोक्रेसी के नाम पर जो पर्चा है वो पड़ा रहता है, चुनाव आयोग उनकी दूसरी जेब में रहता है, अदालतों का क्या हाल है ये हम सब देख ही रहे हैं। मीडिया तो खत्म कर ही दी है, गोदी मीडिया बना दी है। तो फिर इसका भविष्य क्या है? डेमोक्रेसी बचेगी तो बचेगी कैसे? कब तक मुसलमानों के मन में खौफ पैदा कर करा के सरकार चलेगी? और क्या मुसलमानों के मन में खौफ पैदा करा के हिंदुओं का काम हो जा रहा है? नौकरी नहीं मिल रही है तो किसकी नहीं मिल रही है? ज्यादातर हिंदुओं की नहीं मिल रही है। अगर किसी कोई बेरोजगार है, महंगाई बढ़ रही है, तो ज्यादा नुकसान किसका है? हिंदुओं का है। बहुत तफसील से, विस्तार के साथ हमने आज अभय द्विवेदी से बातचीत की है। आपसे रिक्वेस्ट है, बातचीत सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा। चलते हैं अभय द्विवेदी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय द्विवेदी आपका। यूपी का बुलडोजर मॉडल पूरे देश में एक ऐसी मिसाल बन गया था, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी समर्थित जो राज्य हैं में आता था, जिसके मकान में चाहते थे बुलडोजर लेकर पहुंच जाते थे, मकान तोड़ दिया करते थे। और खास तौर से अगर मुसलमानों का घर है तो वो कार्रवाई मिनटों में हो जाती थी कि इधर नाम किसी भी घटना के प्रकाश में नाम आया कि साहब ये है, हो सकते हैं या थे, बस नाम चर्चा में आ जाए, 4 घंटे के अंदर बुलडोजर लेकर पहुंचते थे अफसर और बुलडोजर पूरा घर तोड़ दिया करते थे। कानपुर में तो एक ऐसी बुलडोजर से तोड़ने गए थे, माँ बेटी की जलकर मौत हो गई थी, आग लगा ली थी। ब्राह्मण परिवार की माँ बेटी थी। बहुत बहुत हंगामा हुआ था इस बात पे। और फिर योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर मॉडल की चर्चा पूरे देश में होने लगी। बीजेपी के सारे मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बुलडोजर गिफ्ट करने लगे। चुनाव में योगी आदित्यनाथ सभा में बुलडोजर खड़े किए जाने लगे। यानी ऐसा लगने लगा था देश भर में कानून का तो कहीं शासन है ही नहीं, अदालतें बेकार हैं, जज घर बैठ जाए, केवल अफसर जिले का डीएम फैसला करेगा और तुरंत फैसला। कि मजे की बात तो ये है कि कोई किराए पे भी रह रहा हो अगर अभियुक्त किसी की यहाँ, तो उस किराएदार रह रहा है तो ऐसे मकान मालिक की क्या गलती? मकान मालिक तक के घर तोड़ दिए गए और फिर कहा गया कि साहब ये नक्शा नहीं था इनका। और मैं दावा कर सकता हूँ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खुद मुख्यमंत्री के घर का नक्शा पास नहीं होगा। लेकिन अगर मुसलमान है तो किसी कार्रवाई में आ जाए, पूरे उत्तर प्रदेश के लखनऊ की अकबर नगर की पूरी पूरी बिल्डिंग तोड़ दी गई, पूरी पूरी कॉलोनियां बस्ती ध्वस्त कर दी गई कि साहब यहाँ पे डेवलपमेंट होगा। और डेवलपमेंट के नाम पर गरीब उजाड़े जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद है संजय सेठ, उनकी कंपनी है शालीमार। हमने स्टोरी छापी थी पूरी एक, उन्होंने वो रियल एस्टेट का शालीमार काम करती है, अब तो उसके वो डायरेक्टर थे। पूरा एक बिल्डिंग उन्होंने बनाई और 3 तल उन्होंने इलीगल बना दिए। लेकिन बुलडोजर इस तरह की किसी कॉलोनी को नहीं देखता, गरीब का घर होगा तो चला देगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बिल्कुल गलत है, महिलाएं बच्चे रात को सड़कों पे आ जाएं, ये संभव नहीं है। और ये कहा कि किसी कीमत पर 15 दिन का नोटिस देंगे, 15 दिन तक कोई तोड़फोड़ नहीं होगी। यानी ये आज उत्तर प्रदेश सरकार के और पूरे बुलडोजर व्यवस्था के गाल पे जो तमाचा मारा है सुप्रीम कोर्ट ने, क्या लगता है सरकार इससे कुछ सबक लेगी, अफसर सबक लेंगे? और क्या संदेश है ये डेमोक्रेसी के लिए, आपको क्या लगता है? देखिए, पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बुलडोजर न्याय, तथाकथित बुलडोजर न्याय के ऊपर जो एक कानूनी हस्तक्षेप किया है, संवैधानिक हस्तक्षेप किया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। मेरे ख्याल से सभी लोग इसका स्वागत करते हैं और इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। लेकिन उसका एक दूसरा पहलू भी है जिसके ऊपर अब बात उठाने का समय आ गया है। वो पहलू यह है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे फैसले देता है, उस फैसलों से नजीरें बनती हैं, तो क्या उन फैसलों का पालन होता है? उन नजीरों के आधार पर जो निचली अदालतें हैं, हाई कोर्ट से लेकर सेशंस कोर्ट तक और उसके बाद और निचली अदालतों तक, उन नजीरों के आधार पर जज अपना रवैया बदलते हैं? ये होता है कि नहीं होता है? पहली बात तो यह है कि मान लीजिए उसने बुलडोजर न्याय के खिलाफ फैसला दिया, क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ने
उस फैसले के आते ही तुरंत उसका अनुपालन शुरू किया? क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने रवैये में कोई संशोधन किया? इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो कांवड़ यात्रा के दौरान होटलों के ऊपर जो नाम लिखने और मालिकों का नाम लिखने के लिए जो नियम बनाए थे योगी आदित्यनाथ ने, उसके ऊपर जो रोक लगाई थी उसने, क्या उसका पालन किया गया उत्तर प्रदेश में? इससे पहले भी जो आपत्तिजनक होर्डिंग एक बार लगाई गई थी, मुझे याद पड़ता है जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको हटाने के लिए कहा, तो क्या सरकार ने उन आपत्तिजनक होर्डिंग्स को हटाया था? मेरा कहना यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार के संदर्भ में मैं खास तौर से कह रहा हूं कि वो अदालत की बात, देश की सर्वोच्च अदालत की बात मानने से लगातार ये सरकार इनकार करती रही। जब फैसला इसके खिलाफ आ जाता है तो ये खुल के नहीं कहती कि हम बात नहीं मानेंगे, फैसले का स्वागत करती है, लेकिन अपना काम वही करती रहती है जो करना चाहती है। इसके एक नहीं कई उदाहरण है। अब इससे तो ये होता है कि जो कार्यपालिका है, यानी जो चुनी हुई सरकार है, जो नौकरशाही के जरिए शासन प्रशासन चलाती है, वो अगर चाहे तो वो अदालत की कोई बात ना माने। अदालत के पास कौन सा अख्तियार है जो उन्हें अपनी बात मानने पर मजबूर कर दे? एक ही अख्तियार है कि वो मुख्यमंत्री को या मुख्य सचिव को अदालत में तलब करे और वहां जाके उनको सजा सुनाए या धमकाए या उनके ऊपर जुर्माने लगाए या कोई ऐसा पनिशिंग प्रोसीजर उनके खिलाफ चलाए। मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकारें और खासतौर से उत्तर प्रदेश की सरकार का ये जो एक जिद भरा उद्दंडता मूलक रवैया है, जो लगातार अदालती प्राधिकार का, जो कि संविधान सम्मत प्राधिकार है, उसका तिरस्कार करता है। उसका कहना है कि आप कोई भी फैसला देते रहिए, हम नहीं मानते, हम मुंह से नहीं कहेंगे कि हम नहीं मान रहे, मुंह से कहेंगे तो पकड़ जाएंगे, मुंह से कहेंगे ही नहीं और फैसले को नहीं मानेंगे। हमारी नौकरशाही वही काम करती रहेगी जो पहले वो कर रही है। उसके बाद हर बार जब अदालत के फैसले का उल्लंघन होगा, तब लोग दौड़ दौड़ के फिर से अदालत में जाए, सुप्रीम कोर्ट में, देखिए साहब आपकी बात नहीं मानी गई, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इस तरह की तमाम, यानी फिर आदमी अदालत के, सरकार के फैसले के खिलाफ लगातार अदालतों में दौड़ लगाता रहे। देखिए ये एक खास तरह की प्रवृत्ति है जो कि बुलडोजर फैसले के बाद में पूरी तरीके से उजागर हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट कितने बार बुलडोजर न चलाए जाएं इसकी नसीहत दे चुका है, लेकिन बार बार उसको ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? उसको जुर्माने क्यों लगाने पड़ रहे हैं? भाई उसने 25 लाख रुपए जुर्माना लगा दिया, हम लोगों ने खुश होकर कहा देखिए बड़ा अच्छा काम हुआ, लेकिन इससे सरकार को क्या नसीहत मिलती है? कोई नसीहत नहीं मिलती सरकार को। सरकार कोई बात मानना ही नहीं चाहती। इस सरकार का, मोदी सरकार से लेकर योगी सरकार तक, जितनी भी इस तरह की सरकारें हैं, वो ये मानकर चलती हैं कि चूंकि जनता ने उन्हें एक चुनाव में चुनकर भेज दिया है, इसलिए उनके ऊपर कोई नियम संयम लागू नहीं होता। और जब कोई निर्वाचित सरकार इस प्रकार का आचरण करने लगे तो समझ लीजिए कि वो निर्वाचित सरकार होने की आड़ में दरअसल पूरे निरंकुश तरीके से अपना काम कर रही है। अच्छा, एक बार जब कार्यपालिका इस बात पर आमादा हो जाए और जो पॉलिटिकल, क्योंकि हमारे देश में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है ना, हमारी डेमोक्रेसी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कहलाती है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जो चुनाव द्वारा चुन के राजनीतिक लोग आते हैं, वो लोग सरकार चलाते हैं। तो जब वो ये मिल जाए आपस में, उसके बाद कौन सा ऐसा तरीका है जिससे अदालत से उत्पीड़ित पक्ष जो है वो गुहार लगाए, अदालत उसे इंसाफ दे और सरकार उस इंसाफ को आगे बढ़ाने से, इंसाफ को जमीन पर लागू करने से इनकार कर दे। एक अघोषित इनकार सरकार की तरफ से, अदालत के फैसलों को मानने से एक अघोषित इनकार हमेशा होता रहता है। ये अघोषित इनकार है, इसका इलाज क्या है? मेरा कहना ये है, इसका इलाज फिर लगातार कुछ संगठन बन जाए, निरंतर सरकार के खिलाफ अदालत में दौड़ते रहे, थक जाएंगे कुछ दिनों बाद। क्या? अच्छा संजय जी आप बताइए, आप तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में और भाजपा सरकारों की जो नीति है उस पर कड़ी नजदीकी निगाह रखते हैं, क्या ऐसा नहीं हो रहा है जो मैं कह रहा हूं, या मैं बढ़ा चढ़ा के अपनी बात कह रहा हूं? नहीं, बिल्कुल होता है, मैं 100% आपकी बात से सहमत हूं, एकदम ऐसा होता है। ब्यूरोक्रेट तो अभी देखिए, पिछले हफ्ते ही 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया, यूपी के अफसरों पर लगाया गया, बिना किसी नोटिस के फोटो जलाए, घर तोड़ दिया। एक शेर है ना वो कि लोग उम्र गुजार जाती है एक मकान बनाने में, लोग तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में, तो ये जला नहीं रहे, बुलडोजर तोड़ दे रहे। एक मकान, गरीब के लिए एक मकान कितना बड़ा सपना होता है। आपने लाइन खींची कि तुम्हारा घर जो है अतिक्रमण में आ गया, हम तुम्हारा घर तोड़ दे रहे हैं।
तुम्हारे घर का नक्शा पास नहीं है, तोड़ दे रहे हैं। अरे छोटी सी कहीं चाकू की घटना हुई, आगजनी हुई, या किसी के संग किसी ने कोई मारपीट कर दी, पता भी नहीं कि वो अब अभियुक्त है या नहीं है, नाम ही उसका कुछ लोगों ने ले दिया, दुश्मनी में ले दिया, लेकिन हमें फेस सेव करना है, दिखाना है कि साहब हमने टांग में गोली मार दी, घर बुलडोजर से तोड़ दिया हमने। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर ये न्याय इस बुलडोजर से होने लगेगा, टांग की गोली से होने लगेगा, तो अदालतों पे तो ताला पड़ ही जाएगा। मुझे तो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज कम से कम अदालतों की भी साख बचाई है, वरना लोग कहते थे कि अदालतों को दिखाई नहीं दे रहा है। एक और बात पर आपका ध्यान खींचूंगा। जब ईडी के और ईडी की गिरफ्तारियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने जमानतें देनी शुरू की, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जेल जो है वो अपवाद है, जमानत नियम है। यही तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने पूरी कोशिश की, चाहे अरविंद केजरीवाल को जमानत दी हो, चाहे मनीष सिसोदिया को जमानत दी हो, चाहे सत्येंद्र जैन को जमानत दी हो, किसी को भी जमानत दी हो उन्होंने, चाहे संजय सिंह को जमानत दी हो, उन्होंने बार बार सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्थापित किया। लेकिन क्या हाई कोर्ट ने इस बात को माना? क्या हाई कोर्ट से निचली अदालतों ने इस बात को माना? जब अभियुक्तों के वकीलों ने कहा कि साहब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है, तो फिर हाई कोर्ट के जज ने कहा ठीक है जाइए आप सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाइए, हम तो यही देंगे फैसला। हाँ, ठीक बात। अच्छा, अब आप इसके बाद देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में, मतलब मेरे ख्याल से 3-4 दिन ही हुए होंगे, तब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हमने जो फैसले दिए हैं, अदालतें उस बात को नहीं मान रही। अदालतों के रवैये में, निचली अदालतों के रवैये में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उसकी वजह क्या है? निचली अदालतें जो हैं वो सरकार के बहुत दबाव में रहती हैं। वो पुलिस जो कह रही है, या जांच एजेंसी जो कह रही है, ईडी जो कह रही है, सीबीआई जो कह रही है, वो पीएमएलए कानून की तहत जमानत नहीं मिलनी चाहिए, ये उसका तर्क होता है ईडी के वकील का, और अदालतें चुपचाप बिना किसी अपने विवेक का इस्तेमाल किए बिना उस बात को मान लेती हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि निचली अदालतें तारीख पे तारीख जमानत के मामले में तारीख क्यों देती हैं, उन्होंने पूछा है। भाई उमर खालिद के सवाल के ऊपर यह सवाल पूछा गया है, और भी मसलों में यह सवाल पूछा गया है कि जमानत के मामलों में अदालतें तारीख क्यों देती हैं? जमानत या तो खारिज करो या स्वीकार करो। भैया तो आप कह दिए जमानत खारिज, खारिज होने का मतलब है कि वो ऊंची अदालत में जाएगा, उसको अधिकार प्राप्त है, जमानत खारिज होती ऊंची अदालत चला जाए। लेकिन जमानत का मुकदमा ही नहीं सुनती, उस पर तारीख पे तारीख दी जा रही है। क्यों? कि पुलिस नहीं चाहती, क्यों कि सीबीआई नहीं चाहती, क्यों कि ईडी नहीं चाहती। तो ये हम लोग इस बात पे बहुत चर्चा करते हैं कि सरकार ने मीडिया को कैप्चर कर लिया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को अगर आप छोड़ दें तो सुप्रीम कोर्ट के नीचे जितनी अदालतें हैं, हाई कोर्ट समेत, उसको भी सरकार ने कैप्चर कर लिया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा, इस प्रकार का कंट्रोल और कैप्चर भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। इमरजेंसी का जो पीरियड था, इमरजेंसी की जो अवधि थी, उसको छोड़कर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ऐसी स्थिति हो कि अदालतों ने जमानत के मामले सुनने से इनकार किया हो और उसमें तारीख बढ़ाई हो। जमानत में थोड़ी ना तारीख बढ़ाई जाती है भाई। बिल्कुल ठीक बात है, एकदम सही बात कह रहे हैं। अच्छा, मुझे एक बात और बताइए अभय जी, आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर निचली अदालतें प्रेशर में रही। आपको याद है ना कि सुप्रीम कोर्ट में एक महिला ने चीफ जस्टिस की शिकायत करी थी, यौन शोषण के आरोप लगे थे, उसके बाद चीफ जस्टिस की आत्मा एकदम जग गई थी। गोगोई साहब का हुआ था, और वो राज्यसभा में चले गए थे। उस दिन के बाद से फिर सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े होने शुरू। क्या आपको लगता है कि वो एक ऐसा मुकाम था जब लोगों का सुप्रीम कोर्ट से भरोसा खत्म हो गया था? गगोई साहब का जो आचरण, जो हमारी संस्थाएं हैं, ऐसे बहुत से मसले आए हैं। एक जमाने में चुनाव आयोग के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाता तो उसकी साख बहुत ही ऊंची थी, चमकदार साख थी। अदालतों पर भी, सुप्रीम कोर्ट पर खासतौर से बहुत भरोसा था लोगों का कि भाई कहीं इंसाफ ना मिले, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में आने पर तो मिल ही जाएगा इंसाफ। अच्छा, फिर भी मैं ये मानता हूं कि अभी अगर और दूसरी संस्थाओं के हिसाब से देखें तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अभी भी लोगों का भरोसा है। मतलब लोग दौड़ के सुप्रीम कोर्ट जाते क्यों हैं? सुप्रीम कोर्ट इसलिए तो जाते हैं भाई वहां एक बार मिल जाए। लोगों को ये भी यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देगा तो सरकार को मानना पड़ेगा। ये यकीन अब धीरे धीरे डगमगा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट फैसला दे रहा है, सरकार ऊपर से तो नहीं कह रही है कि इस फैसले को नहीं मानेंगे, लेकिन वो मानती नहीं है व्यवहार में उस फैसले को। वो
ब्यूरोक्रेसी को इशारा कर देती है, मामला फिर लटक जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। वो जो तो है ये जो पूरी स्थिति है, ये आश्चर्यजनक है। मेरी समझ में ही नहीं आता है कि आप, अगर ऐसा होगा तो कोई क्या करेगा। मान लो हमारे और आपके खिलाफ भी कोई नाइंसाफी होती है, हम उस नाइंसाफी के खिलाफ अपने किसी वकील को करके सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाते हैं। सुप्रीम कोर्ट हमारी बात को हमदर्दी सुनता है और हमारे पक्ष में फैसला देता है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अदालत उस फैसले को मानेगी। ये एक अजीब सी स्थिति बन गई है और ये मैंने पहले कभी नहीं महसूस किया था, मैं आपको बताऊं ये। लेकिन मैं पिछले कम से कम 6-7 महीने से इस चीज को महसूस कर रहा हूं कि अब कोई गारंटी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी आपको राहत मिले। बिल्कुल बिल्कुल भले ही ठीक सुप्रीम है। कोर्ट आपके पक्ष में फैसला क्यों ना दे दे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ये माहौल जो बन रहा है ये बड़ा खतरनाक बन रहा है। और खास तौर से मैं जिक्र करना चाहूंगा कि गवई साहब के बाद में, गोगी साहब के बाद में चंचूड़ आए। चंचूड़ को लेके बड़ी उम्मीद जगी की और चंचूड़ में कुछ फैसले थे भी, लेकिन वो फैसले भी कार बोलने में ज्यादा खर्च हो गए। चंडीगढ़ में वो पकड़ा गया आदमी गलत तरीके से, बड़ी बड़ी टिप्पणियां हो गई, अखबारों में छप गई। आज तक तो वो गिरफ्तार होकर जेल नहीं किया कि वो लाइव बेईमानी करते हुए पकड़ा गया था। तमाम ऐसी नजीरें हैं। उमर खालिद के मामले में चंचूड़ साहब को दिखाई नहीं दिया कि उमर खालिद की एक जस्टिस जो है वो जो जिसके मोदी जी से बड़े करीबी रिश्ते बताए जाते हैं, वो डेट पे डेट को देती चली जाती है। उमर खालिद का जिक्र ही नहीं था। चंचूड़ साहब के लास्ट के कुछ महीने इतने ज्यादा विवादित हो जाएंगे, चंचूड़ साहब ने सोचा नहीं होगा। एक तो हमारे विश्व गुरु जी गणेश जी की आरती करने पहुंच गए, और बड़ा सवाल ये था कि लोगों ने पूछा कि जब विश्व गुरु पहुंचे आरती करने प्रधानमंत्री जी, तो इसके फोटो कौन वायरल कर रहा है भैया? चंचूड़ साहब खुद कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और वो चंचूड़ साहब को इस आचरण को लेकर बड़ा विपक्ष के लोगों ने कमेंट किया। आज मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, उद्धव ठाकरे के हवाले से कहीं लिखा था कि उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुझे चंचूड़ साहब से ये उम्मीदें नहीं थी। महाराष्ट्र की सरकार का फैसला अधर में ही है, मतलब नए चुनाव भी आगे, फैसले ही नहीं हो रहा है। कई फैसले, एक पिक्चर आई थी, एक रुका हुआ फैसला, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो वही चलता रहता है। चंद्रचूड़ साहब का जाते जाते ये जो हाल हुआ, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मोदी जी ने प्लानिंग देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये बिल्कुल हमारे लोकतंत्र की एक ऐसी विडंबना है कि देखिए, सबसे उम्मीद हर कोई आपसे नाइंसाफी कर, पुलिस वाला आपको डंडा मार सकता है, आपको कट्टा लगा के बंद कर सकता है, आपको पुड़िया लगा के बंद कर सकता है पुलिस वाला, नेता आपको तंग कर सकता है, नेता आपके घर पे छापा पड़वा सकता है, आपको बहुत कुछ, ये सब लोग कर सकते हैं। उम्मीद ये थी कि अदालत से आपको राहत मिलेगी। अच्छा, अब तो अदालत में भरोसा उठ गया, कम हो गया। अगर बिल्कुल नहीं उठ गया तो अदालत में भरोसा बहुत कम हो गया। अब एक और उसमें नया पेश ये पैदा हो गया, मान लो अदालत ने आपके पक्ष में फैसला दे भी दिया, तो कोई गारंटी नहीं है कि उस फैसले को सरकार मानेगी कि नहीं मानेगी। अब मुझे लगता है ये है कि ये बिल्कुल जिसे कहते हैं लोकतंत्र संबंधी भ्रम की स्थिति है, और इस भ्रम से कैसे निजात मिलेगी, मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। हाँ, ये सीन्स के बाद तो कम क्या से ही कम पूछा जाए, इतने दिनों से राजनीतिक टीका टिप्पणी कर रहा हूँ, इतने दिनों से अखबारों में लिख रहा हूँ, सारी जिंदगी यही करते करते गुजर गई। मुझसे पूछा जाए कि भाई इस समस्या का इलाज क्या है, तो मैं तो ना बता पाऊंगा। सही बात है, कोई भी क्या बता पाएगा जब आपकी जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं, चुनाव आयोग वो विश्व गुरु की जेब में, अदालतें तो लगता है विश्व गुरु की जेब में, मीडिया दूसरी जेब में, बचा क्या है इस देश में? मतलब डेमोक्रेसी का बस आप केवल माला जपते रहिए। हम लोकतंत्र के देश में चुनाव आयोग का जो आचरण है, लगातार उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की तलाशी हो रही थी। जब बहुत लानत मनानत हुई थी किसी और की नहीं, तो शायद शिंदे साहब की भी कर ली गई फॉर्मेलिटी में कि आप शिंदे की भी कर लो, पवार की भी कर लो, तो बैलेंस हो जाएगा। शर्म नहीं आती होगी सर? क्या राजीव कुमार को लगता नहीं होगा कि पूरा देश कितना उनपे हाय फेंक रहा है, कितना लज्जित कर रहा है, उनके लिए कितनी गंदे गंदे शब्द कहे जा रहे हैं कि इतना नपुंसक, इतना नाकारा चुनाव आयोग इस देश ने कभी देखा नहीं। इन लोगों को चुनाव आयोग तो खुद को नहीं लगता होगा कि हम क्या पूरी डेमोक्रेसी की ऐसी तैसी कर दे रहे हैं? भाई, मुझे तो लगता है कि ये लोग अपने जो नजदीकी स्वार्थ है, केवल उनके ऊपर, मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूं, जिनका आपने जिक्र किया है उनका और उस जैसे तमाम लोग अपने जो नजदीकी स्वार्थ हैं, उन नजदीकी स्वार्थों को प्राथमिकता देते हैं। लोकतंत्र के स्वार्थ, दूरगामी स्वार्थ, पूरे सार्वजनिक जीवन का स्वार्थ, शुचिता का स्वार्थ, इन सब स्वार्थों पे उनमें कोई दिलचस्पी नहीं है। कौन क्या कह रहा है भाई, जब वो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत ही यहां से करते हैं, कुछ लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना।
अब आप कह रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं, उन पर क्या असर पड़ने वाला है भाई? जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत ही इस बात से करता है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो लोग कहते रहे, संजय शर्मा कहते रहे, अभय कुमार दुबे कहते रहे, हमारे ऐसे कुछ और लोग कहते रहे, उससे उनके ऊपर क्या असर होता है? बात तो ठीक है। अबे जी, आपने तो इतना देश में इतने चुनाव देखे हैं, इतने चुनाव आयोग देखा है, कभी इतना पतन देखा था कभी चुनाव आयोग का? कभी एक टाइम में शेषन जैसा आदमी था, ऐसा दौर कभी देखा था आपने? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। चुनाव सुधार होना चाहिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होने चाहिए, और बहुत डीप और जिसे कहते हैं बहुत गहन और विस्तृत चुनावी सुधारों की तुरंत आवश्यकता है। ये अगर नहीं होंगे तो हम लोगों का लोकतंत्र किसी काम का नहीं रह जाएगा। देखिए, लोगों को ये नहीं पता है कि जब जनता कुंठित हो जाती है और निराश हो जाती है, तब वो ऐसे काम करने को उतर आती है जनता, जो कि पूरे भारत की, जो श्रीलंका में हुए थे, जो बांग्लादेश में हुए। मैं नहीं चाहता हूं, आप भी नहीं चाहते हैं कि इस देश में श्रीलंका और बांग्लादेश जैसी कोई स्थिति पैदा हो, लेकिन ये तभी होगी जब लोगों को ये रहेगा कि भाई हमारे लिए कोई गुंजाइश मौजूद है इस व्यवस्था में। जब व्यवस्था में गुंजाइश नहीं मौजूद होगी, आप सोचिए, जो लोग पीसीएस बनना चाहते हैं, वो लोग, उन लोगों की परीक्षा ठीक से नहीं हो रही, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं उनके पर्चे लीक हो रहे हैं, जो इंजीनियर बनना चाहते हैं उनके पर्चे लीक हो रहे हैं, बेरोजगारी की दर इतनी ज्यादा है, महंगाई इतनी ज्यादा है, जो खाने पीने की चीजें हैं उसकी महंगाई 10% से ऊपर चली गई है। आप सोचिए, रिजर्व बैंक ने एक इन्फ्लेशन का जो 6% की एक सीमा बनाई थी, वो उसको लगातार फरवरी से ही वो सीमा लगातार क्रॉस हो रही है। हालत ये है, उससे ऊपर बहुत बुरी हालत है देश और समाज की। और चुनाव लगातार आयोजित कराए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री डींगे पे डींगे मार रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का काम तो केवल मुसलमानों को गाली देने के अलावा कोई है ही नहीं। क्या ये सरकार चलाने के काम में समय नहीं खर्च करते? क्या ये सचिवालय जाते हैं योगी जी? क्या करते हैं? सरकार कैसे चलती है बताइए? ये सचिवालय जाते हैं, क्या ये मंत्री कब से कैबिनेट की नियमित बैठक होती है, अफसरों की बैठक होती है, क्या होता है? अबे दुबे जी, पन्ना प्रमुख से लेकर विधायक तक, विधायक से लेकर मंत्री तक, और मंत्री से लेकर डिप्टी मुख्यमंत्री तक, उप मुख्यमंत्री तक, सबका मानना ये है कि ये पहली सरकार है जो नौकरशाहों के हवाले है। मतलब मैं खुद कह रहा हूँ, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि 15-16 साल से लखनऊ में देख रहा हूँ, बड़े करीब से देख रहा हूँ। मैंने मुख्यमंत्री कार्यालय बड़े करीब से देखे, मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर बैठ के भी कार्यालय देखे, लेकिन इतना नाकारा मुख्यमंत्री का कार्यालय, इतना खराब मुख्यमंत्री का कार्यालय और नौकरशाही में इतना भ्रष्टाचार मैंने नहीं देखा। अखिलेश सरकार में भी हुआ भ्रष्टाचार, मायावती सरकार में भ्रष्टाचार, लेकिन इस सरकार की में नौकरशाही ने भ्रष्टाचार की हदें पार कर दी। बीजेपी के खुद के विधायक कहते हैं कि थाने बिक रहे हैं, तहसील बिक रही है, कहां करोगे? लेकिन उनको, मुख्यमंत्री को लगता है मुसलमान मुसलमान मुसलमान, बुलडोजर, टांग में गोली। ये मुख्यमंत्री के विजन में टांग के गोली और बुलडोजर है, तो कैसे कैसे सरकारें चलेगी? ऐसी चलेगी। मुझे तो अभय दुबे जी ये लगता है कि कहीं ना कहीं जब ये लोकसभा का रिजल्ट आया है और योगी आदित्यनाथ की बहुत फजीयत हुई है, इतनी बुरी तरह हार हुई, उसके बाद योगी आदित्यनाथ और एग्रेसिव हो गए हैं कि उनको लगता है ये विकास की बातें से, तो फर्जी विज्ञापन छपते थे चलेगा नहीं, तो हिंदू मुसलमान ही होगा चलेगा। आपको भी लगता है ना लोकसभा चुनाव में कुछ गड़बड़ा दिया है? नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल अब एक स्थापित बात है कि 5 जून के फैसले के बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ और दूसरे जो भी इस तरह के लोग हैं, सबके बीच सबने मिलकर एक नीति बनाई है, एक रणनीति बनाई है। और रणनीति यह है कि ज्यादा से ज्यादा हिंदू बनाम मुसलमान करो। भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों ने, जो अच्छे पदों के ऊपर हैं, निजी बातचीत में बताया भी है, बहुत से कई पत्रकारों को बताया है कि हमने बहुमत खोया है, इसकी प्रतिक्रिया में हम इतना जबरदस्त हिंदू बनाम मुसलमान करेंगे कि लोग हैरान रह जाएंगे। क्योंकि वो चाहते हैं कि 90 के दशक में जब राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था, जब दिन रात एक सांप्रदायिकता का पूरा नंगा सांप्रदायिक का तांडव हो रहा था, जिसमें साध्वी रितंबरा और ये लोग सब भयंकर भीषण भाषण दिया करते थे, विनय कटियार का जमाना, ये सब लोग, ये जो पूरा जमाना था, इस जमाने की वापसी की पूरी कोशिश हो रही है। देखिए, वो जो
नारा था ना कि रामलला हम आए हैं, मंदिर यहीं बनाएंगे, उस नारे का विकल्प है ये, बटेंगे तो कटेंगे। हाँ उस बिल्कुल, वैसे नारे ही की तरह उसको स्थापित किया जा रहा है, बटेंगे तो कटेंगे। ये स्थिति है अब। लग भी रहा है यही स्थिति, यही हालात आ गए अब उधर। चुनाव आयोग इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लेता। वो तो उनका गांधी जी के 3 बंधन है, उनको क्यों हाँ, वो क्यों वहां करेंगे। पे चुनाव के दौरान लगातार ये बात कही जा रही, चुनाव आयोग की है तो संज्ञान नहीं लेता। पर चुनाव आयोग अगर एक सख्त नोटिस दे दे, उसके बाद ये बंद हो जाएगा अपने आप। अच्छा, उधर हमारे विश्वगुरु जी हैं, उनका भी झूठ बोलने में कोई सानी नहीं है। आज मैं भाषण सुन रहा था उनका चुनाव के बीच में, वो कह रहे थे कि कांग्रेस जो है वो आरक्षण के विरोधी है। तो पुराने अखबार निकाल के देख लो, कांग्रेस अखबार में फुल पेज के विज्ञापन देके ये कोशिश करती थी आरक्षण खत्म हो जाए। आप तो एक सदियों से आप अखबार में लिखते रहे, अखबार पढ़ते रहे, रोज 10 अखबार पढ़ने वाले पत्रकारों में आपने कभी कांग्रेस के ऐसे फुल पेज के विज्ञापन देखे जो आरक्षण विरोधी हो? जो मैंने तो कभी सुना नहीं, ना किसी ने कांग्रेस पे कभी आज तक ये आरोप लगाया। देखिए, ये अगर कांग्रेस ने किया होता तो फिर अखिलेश यादव की पार्टी सबसे पहले ये आरोप लगाती, मायावती की पार्टी सबसे पहले ये आरोप लगाती। कांग्रेस में ये आरोप तो लगता है कि मंडल कमीशन की जब रिपोर्ट आई तो उस रिपोर्ट को लागू करने में इन लोगों ने हीला हवाला किया, देर की लागू करने में, जो बाद में वीपी सिंह ने उस रिपोर्ट को लागू किया। ये इल्जाम तो लगता है कांग्रेस के ऊपर, लेकिन ये इल्जाम कभी नहीं लगता कि उन्होंने अखबार में विज्ञापन देकर पूरे पेज के उन्होंने आरक्षण का विरोध किया। कांग्रेस ने कभी भी आरक्षण का विरोध नहीं किया। ये बिल्कुल गलत बात है। और प्रधानमंत्री पता नहीं क्यों ये कह रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये प्रधानमंत्री के लिए कोई, प्रधानमंत्री ने अगर ये बात कही है तो इसके पीछे कोई सुचिंतित नीति है। मतलब प्रधानमंत्री ये भी है ना, प्रधानमंत्री अपनी बात कहते हैं, उस बात से पलट भी जाते हैं। जब लोकसभा चुनाव के दौरान जब वो कितना ज्यादा मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे थे, तो निजी बातचीत में एक एंकर से बोले थे कि मैं हिंदू मुसलमान करूंगा तो फिर क्या बात है, मैं तो कभी करूंगा ही नहीं हिंदू मुसलमान। मतलब एक तरफ वो कह रहे हैं और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं, तो ये तो इस तरह से करते रहते हैं। कुछ भी कर सकते हैं वो। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने तक कीमती समय दिया। थैंक यू सर। तो ये थे अभय दुबे जी, और मुझको यकीन है ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। अपना प्यार बनाए रखिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।